जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको वादा किया गया था, सीआईएसएफ एक्ट और सीआईएसएफ रूल की जो है हम कंप्लीट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। उम्मीद है आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे सीआईएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन फर्स्ट के बारे में दोस्तों। टोटल जितने भी आपके सेक्शन है, हर वीडियो में हम एक एक सेक्शन को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको सीआईएसएफ एक्ट और सीआईएसएफ रूल्स में पढ़ने में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर ये वीडियो आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है अपना कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, जितने भी लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम सीआईएसएफ का जिसमें आपके सीआईएसएफ एक्ट और सीआईएसएफ रूल आता है, उन सभी एग्जाम में ये पूरी सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद जितने भी लोग इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सीआईएसएफ एक्ट, ठीक है, क्या हम इस पूरी सीरीज़ में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम का रहेगा या यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम का रहेगा। कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की आप कोशिश करना, समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में, जो कि आपका सेक्शन 1 के अंदर आता है आपका, जिसमें हम परिभाषाएं जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स, बल का गठन, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जिसको हम बोलते हैं पर्यवेक्षी अधिकारी, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स EMOFB इसको बोला जाता है, बल के नामांकित सदस्य है। ठीक है, फिर आएगा आपका सर्टिफिकेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रमाण पत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसमिसल एंड रिमूवल ऑफ एनरोल मेंबर, किस तरीके से जो है आपके एनरोल मेंबर जो होते हैं उनको हटाया जाता है और डिसमिस किया जाता है, नामांकित सदस्यों की बर्खास्तगी और निष्कासन। देन हम पढ़ेंगे अपील एंड रिवीजन, अपील और पुनरीक्षण जो है किस तरीके से किया जाता है, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, किस किस की क्या क्या ड्यूटी हैं, कर्तव्य हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पावर टू सर्च, खोजने की शक्ति के बारे में, पावर टू अरेस्ट, डेपुटेशन, पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और लास्ट में पढ़ेंगे पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सीआईएसएफ एक्ट को, तो हमारे दिमाग में लाजमी है क्वेश्चन आना कि सीआईएसएफ को बनाया ही क्यों गया। एक्ट तो चलो बाद में आएगा, सीआईएसएफ की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या हो गया था कि हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत पड़ी जिसको हम आज सीआईएसएफ के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी के बारे में जो है हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी व्यूअर्स के लिए है। जितने भी लोग सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के फाउंडेशन बैचेज जो है स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो जाके आप एनरोल कर सकते हो। वहीं पे सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 के लिए और 24 के लिए डेडिकेटेड बैच हमारे ऑलरेडी स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो आप जो है अच्छे तरीके से जाके जो है तैयारी कर सकते हो। और इन्हीं बैचेज के अलावा जो है आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है दोनों ईयर के लिए, वो भी अवेलेबल है, आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी बात आती है 29 जनवरी 1964 की दोस्तों। इस दिन जो है एक बहुत बड़ा जो है फायर का इंसिडेंट होता है। कहाँ पे? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर फायर का जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया में वो कहाँ पे हुआ था। तो आपको नाम याद रखना है, एक वर्ड HEC रांची। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस जगह पोस्टेड भी होंगे, सीआईएसएफ ड्यूटी करती है HEC रांची के अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है फायर का इंसिडेंट हो जाता है। एक इस कंपनी में जो है एक आग लग जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है अब इतना बड़ा जो है फायर का इंसिडेंट हुआ तो बहुत जो है जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई, काफ़ी जो है पैसों का भी नुकसान हुआ और लोगों का भी नुकसान हुआ, और जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनरी वगैरह थी वो भी जो है जल के राख हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है जब भी इतना बड़ा जो है कोई इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक जो है कमीशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से बिठाया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है एक कमीशन का गठन किया गया जिसको हम बोलते हैं जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहीं से देखिए छोटे छोटे मैं आपको बताता चलूँगा कि क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि फायर का इंसिडेंट कहाँ हुआ था, HEC रांची के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि HEC रांची में फायर का जब इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद जो है किस कमीशन का जो है गठन किया गया था। तो आपको नाम याद रखना है जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो है HEC रांची के साथ जो है जो आपका ASI LDC का एग्जाम है। अब देखिए दोनों एग्जाम जो हैं
चाहे वो ACLDC का एग्जाम हो और चाहे वो ASI-LDC का एग्जाम हो। ACLDC का एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल पे आता है, तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी सी कम पूछी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे भी जो है पूछे जाते हैं। मैं दोनों ही एग्जाम के हिसाब से आपको जो जो पॉइंट यहाँ पे नोट कराता जाऊँ, वो पॉइंट आप अपनी कॉपी के अंदर जो है नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे HEC रांची का इंसिडेंट हुआ, डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो नाम याद रखना है डेट का 29 जनवरी 1964। ये डेट भी जो है ASI-LDC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ACLDC वाले भी अगर पढ़ना चाहे तो इसको याद रखना चाहे तो याद रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों तीनों फैक्ट जो भी मैंने अभी तक बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन ने जो है इंक्वायरी की, देखा कि क्या क्या रीज़न रहे, क्यों जो है इतनी बड़ी आग लगी और क्या रीज़न थे इसके पीछे, ठीक है। तो जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन ने जो है इंक्वायरी पूरी की और रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन देखिए, जब भी कोई भी इंक्वायरी होती है तो उसकी रिपोर्ट बनती है और वो जो है भारत सरकार को सौंपी जाती है। तो जस्टिस बी मुखर्जी कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी और देखा कि हमारी कंट्री को जो है एक ऐसी फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हमारी कंट्री के अंदर और प्रोवाइड कर सके क्या चीज़, फायर और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनकी सुरक्षा जो है उसको जो है प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म फोर्स की जो है जरूरत पड़ी, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इस इंसिडेंट से पहले जो भी कंपनियां होती थी वो अपने बेसिस पे जो है सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके रखती थी, बट इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत हुई जो हमारे देश की जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक वर्ड आपको याद रखना है PSU, ठीक है। PSU ये वो कंपनी है जो भारत सरकार की कंपनियां होती हैं, जैसे HEC रांची हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है BHEL हो गया आपका, भेल जिसको बोला जाता है, गेल जिसको बोला जाता है, IOCL जिसको बोला जाता है, ठीक है, सेल जिसको बोला जाता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी PSU कंपनीज हैं। तो इन सब की जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी के लिए एक फोर्स की जो है गठन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारत सरकार को बताया गया कि ऐसे ऐसे हमें एक डिसिप्लिन फोर्स की जो है रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है रिपोर्ट यहाँ पे आप देखिए, इंसिडेंट आपका 1964 के अंदर हुआ था। ये मुखर्जी कमीशन उसके जस्ट थोड़े से दिनों के बाद जो है गठन किया गया। उसके बाद जो है भारत सरकार एक बिल लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर, कब, 1968 में दोस्तों। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बिल जो है वो कब आया था, वो आया था आपका 1968 के अंदर, ठीक है। और इसने क्या किया, रिकमेंडेशन जो है जो भी दी गई थी बी मुखर्जी कमीशन के द्वारा, तो एक बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर 1968 में, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने जो है फाइनल इसका अप्रूवल दिया 2 दिसंबर 1968। ये डेट भी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 1968। इस दिन क्या हुआ था, आपका जो CISF का जो बिल था, CISF बिल जो था, इसको प्रेसिडेंट का जो है हस्ताक्षर मिल गए और ये जो है फाइनली CISF एक्ट बना आपका, ठीक है। जब भी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साहब के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो जो है एक्ट बन जाता है फाइनली। तो कितने दिसंबर, 2 दिसंबर 1968 को जो है CISF का जो बिल ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो है आपका एक्ट बन गया। अब क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्ट बनना और एक होता है एक्ट लागू होना, ठीक है, इम्प्लीमेंट होना, ठीक है। देखने लागू की बड़ा ऊ की मात्रा आएगी या छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। लागू होना या /इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट होना। तो ये जो है अलग अलग डेट्स होती है, तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। 2 दिसंबर 1968 को जो है एक्ट पास हुआ आपका, प्रेसिडेंट साहब के सिलेक्शन हस्ताक्षर उसमें हुए, और 10 मार्च 1969 को जो है आपका फाइनली CISF की फोर्स का गठन किया गया। कब किया गया, 10 मार्च 1969 को, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है। अब देखोगे हर साल आप 10 मार्च को जो है CISF डे के रूप में भी जो है मनाए जाते हैं। और सबसे पहली बार जो स्ट्रेंथ अलॉट की गई थी CISF को, वो की गई थी 2800 पर्सनल्स की। तो 2800 लोगों को जो है अपॉइंट किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो आपको याद रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट, कि भाई जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, वो है कि पहली बार जो है किस प्लांट को या किस जगह को जो है CISF की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो फर्स्ट टाइम जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ट्रोम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है। 1 नवंबर 1969 को जो है इस प्लांट की जिम्मेवारी दी गई CISF को, कि भाई आपको इस फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो प्लांट है ट्रोम्बे के अंदर महाराष्ट्र में, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद रखने दोस्तों। देन आपका आता है, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो भी है ना, अभी तक हम जो हिस्ट्री जो है देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सेक्शन 1 पढ़ाने वाले थे, ये आपकी हिस्ट्री कहाँ से आ गई। देखिए धीरे धीरे हम चल रहे हैं ताकि आपको सारा का सारी जो चीज़ें आपके दिमाग में बनती चली जाएँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि CISF एक्ट कब बना, क्यों बना। मैं सारे के सारे, क्योंकि देखिए एक्ट और रूल से तो क्वेश्चन
आते हैं सीआईएसएफ की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अलग अलग टाइम पे कब जो है सीआईएसएफ में एयरपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, कब जो है सीआईएसएफ को एक आर्म फोर्स के तौर पे जो है मान्यता दी गई, उसके बाद कब जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को उसमें इंक्लूड किया गया, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जबकि एक्ट और रूल के अंदर ये नहीं दिए हुए हैं। तो मेरा जो काम है वो ये है कि सीआईएसएफ का डिपार्टमेंटल वाला जो पोर्शन आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से है आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताओ आपका कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका ये जो है आपका हेडिंग है, यहाँ से जो है सीआईएसएफ एक्ट आपका शुरू हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर भी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है सीआईएसएफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, 50 ऑफ 1968। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि सीआईएसएफ का जो एक्ट था वो कौन से नंबर का था। यहाँ पे ऑप्शन देंगे 47 ऑफ 1968, 48 ऑफ 1968, 50 ऑफ 1968 और 65 ऑफ 1968। तो आपको याद रखना है 50वें नंबर का एक्ट था। 1968 में बहुत सारे एक्ट जो है पास किए गए थे, तो उसमें से 50वां नंबर का जो एक्ट था आपका वो आपका सीआईएसएफ एक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसको अलग अलग जो है 4 बार इसमें संशोधन किया गया। संशोधन बेसिकली क्या होता है, देखिए जो भी चीज़ हमने फॉर एग्जांपल एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंट 1968 में जो है हमने बना के रेडी किया, अब हम 2025 में जी रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आपके यहाँ पे आप देखोगे तकरीबन 50-55 साल हो गए हैं। तो इतने सालों के में जो है काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। तो जब भी हम कोई भी चेंज जो है इसके अंदर करते हैं तो उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है। इस पूरे कागज में कुछ भी अगर आप बदलाव करोगे तो उसको अमेंडमेंट बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सीआईएसएफ एक्ट के अंदर आज तक जो है टोटल 4 बार आपका अमेंडमेंट हुआ है। कब कब हुआ है, 1983, 1989, 1999 एंड 2009। इन सबको जो है लास्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 1983 में जो है अमेंडमेंट आपका हुआ था, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका ये पूरा का पूरा जो है सभी के सभी सेक्शंस हैं। अब जितने भी एएसआई एग्जाम के स्टूडेंट हैं, एएसआई एलडीसी के जितने स्टूडेंट हैं, आपको जो है ये जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपके 100% में से 80% क्वेश्चन जो है सिर्फ इस पेज से जो है सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन जनरली क्या पूछा जाएगा कि कौन से सेक्शन के अंदर जो है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है दी हुई है, दे देंगे आपको ऑप्शन, दे देंगे सेक्शन 10, सेक्शन 13, सेक्शन 14A, सेक्शन 15A, इस तरीके से, ठीक है। या बोल देंगे आपको कि भाई अपील और रिवीजन का जो पावर है वो किस सेक्शन के अंदर दी हुई है, या आपको बोल देंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स जो है ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे। एसी एलडीसी एग्जाम के जो बच्चे हैं आपको डिटेल में जो है पूरे सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। ऑल्दो एएसआई वालों को भी रिवाइज करना है। आप पूरी जो है वीडियो देखते चलिए, मैं आपको खुद रिवाइज भी करा दूंगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेक्शन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला सेक्शन हमारा जो कि है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका मतलब होता है अनुभाग 1, संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है, कि कैसे जो है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। ये ऑलरेडी हम इससे पहले वाले स्लाइड में हम कवर कर चुके हैं। क्या मतलब होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट का। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968। ये जो एक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, यानी कि आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 जो है पूरा एक्ट जो है कहलाएगा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब कई बार क्या होता है, कई लॉ जो है आपके वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए भी बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई स्टेट का लॉ है, हरियाणा गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर रही है, तो ऐसा नहीं कि हरियाणा का जो लॉ है वो तमिलनाडु में भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके आई है, तो ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जो है लागू होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। नेक्स्ट आपका इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, यानी कि ये उस तारीख से जो है लागू हुआ जिस तारीख से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करना चाहे, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऑफिशियल गैजेट में जो है वो डेट जो है पब्लिश होनी चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो ये है आपका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट दोस्तों। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। तब तक के लिए बताइए वीडियो आज की जो वीडियो थी कैसी लगी आपको। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट करके जाएं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और बहुत जल्दी जो है मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज आपके लिए पूरी जो है कवर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।